मार्क्सवादी समाजवाद की चर्चा में आज हम देखेंगे मार्क्स द्वारा दिया गया अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद और साम्यवादी समाज। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मार्क्स ने पूंजीवाद में निहित शोषण के स्वरूप को उजागर करने के लिए किया, जिसके अंतर्गत मार्क्स की मान्यता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में मिल मालिकों के द्वारा जो उत्पादन कार्य किया जाता है, वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उनको बाजार में जिस मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के कारण उन्हें बहुत ज्यादा मुनाफा होता है, लेकिन मुनाफे का पूरा पूरा भाग वो अपनी जेब में रख लेते हैं, मजदूरों को उसका हिस्सेदार नहीं बनाते। ये शोषण का एक रूप है। क्यों? क्योंकि किसी भी वस्तु के निर्माण में, उसके प्रोडक्शन में जो लागत आती है, वो लागत कई तरीकों से निर्धारित होती है। उसमें लगने वाला श्रम, उसमें लगने वाली पूंजी, उस उत्पादित सामान को बाजार तक पहुंचाने का खर्च, ये सब मिलकर उसके विनिमय मूल्य का निर्धारण करते हैं। हर वस्तु का दो तरह का मूल्य होता है, एक उपयोगिता मूल्य होता है और दूसरा विनिमय मूल्य। उपयोगिता मूल्य किसको कहते हैं? कोई वस्तु इसलिए हमारे लिए मूल्यवान है क्योंकि वो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, और ये जीवन के लिए जो उपयोगी चीजें हैं, जैसे हवा, पानी, ये सामान्यतया सबको समान रूप से उपलब्ध होती है। इनकी कोई कीमत हमें पे नहीं करनी है। जब तक कि ऑक्सीजन को सिलेंडर में न भरा जाए, तब तक ऑक्सीजन का मूल्य हमारे लिए उपयोगिता मूल्य के लिए। जब तक पानी को बॉटल्स में भरकर बेचा न जाए, तब तक पानी का मूल्य भी हमारे लिए उपयोगिता पर आधारित मूल्य। लेकिन विनिमय मूल्य वो होता है जो एक सामान के बदले ग्राहक को पे करना पड़ता है। मार्क्स उस विनिमय मूल्य की बात करता है और ये कहता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वो वस्तु का जो विनिमय मूल्य निर्धारित होता है, उसमें श्रम के महत्व को नजरअंदाज किया जाता है। मार्क्स की मान्यता है कि किसी भी वस्तु की कीमत को निर्धारित करने में सबसे ज्यादा योगदान उस वस्तु को बनाने में लगने वाले श्रम और समय का। लेकिन जो उद्योगपति हैं, जो पूंजीपति हैं, उस श्रम की कीमत को नहीं समझते। वो अतिरिक्त मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं और उस मुनाफे में श्रमिकों को उनके श्रम का मूल्य, वो ज्यादा श्रम उनसे लेते हैं, ज्यादा घंटे काम लेते हैं, लेकिन उसके मुताबिक उन्हें पारिश्रमिक भी। तो मूल्य का श्रम सिद्धांत प्रस्तुत करने की कोशिश की मार्क्स ने पूंजीवाद की व्याख्या करते, और इसका पर्पस था पूंजीवाद में किस तरीके से मजदूरों का शोषण हो रहा है, इसको दुनिया के सामने। हर तरह से शोषण जब पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत मजदूरों का होने लगता है, पराकाष्ठा पहुंच जाती है और पूंजीवाद स्वयं अपनी कब्र खोदता है मजदूरों में वर्ग चेतना जगाकर। जैसा मार्क्स ने कहा, ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है जिससे मजदूरों में चेतना आती है। ये चेतनशील मजदूर एक दिन ऐसा आएगा जब संगठित होकर हिंसक तरीके से पूंजीपतियों का खात्मा करें। मार्क्सवादी चिंतन में ये एक बड़ी बात है कि मार्क्स ने समाजवाद की स्थापना के लिए हिंसक रास्ते को
उचित ठहराया है, जायज ठहराया है, क्योंकि मार्क्स की मान्यता है कि ये पूंजीवादी व्यवस्था इतनी निष्ठुर है, पूंजीपति उद्योगपति अपने हित और लाभ के प्रति इतने समर्पित है कि वो आसानी से अपनी संपत्ति को नहीं छोड़ेंगे, आसानी से मजदूरों की बात को नहीं मानेंगे। यहीं पर गांधी के साथ मार्क्स का भेद होता है। गांधी कहते हैं पूंजीपतियों के हृदय परिवर्तन के माध्यम से उनकी संपत्ति को समाज हित के कार्यों में लगाया जाए, वही मार्क्स ये कहते हैं कि नहीं, पूंजीपति बिना उनकी संपत्ति छीने काम नहीं चलेगा, वो अपनी संपत्ति ऐसे नहीं देंगे, मजदूरों को उसके लिए हथियार उठाना पड़ेगा, हिंसा करनी पड़ेगी और एक व्यापक विश्वव्यापी क्रांति होगी मजदूरों के द्वारा, जिस क्रांति के माध्यम से वो सबसे पहले राज्य की सत्ता पर अधिकार करें और राज्य की सत्ता पर अधिकार करने के बाद निरंकुश तरीके से शासन करें। इसलिए मार्क्स ने इस व्यवस्था को क्या कहा? सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद। मजदूर वर्ग का शासन तंत्र पर अधिकार होगा, क्रांति के माध्यम से वो शासन तंत्र पर अधिकार करेंगे और फिर उस शासन तंत्र का प्रयोग पूंजीपतियों के शोषण के लिए करेंगे, वैसे ही जैसे अब तक पूंजीपतियों ने मजदूरों का शोषण किया। और जब तक पूंजीपतियों का शोषण इतना नहीं हो जाएगा कि वो भी मजदूर बन जाए, तब तक ये शोषण जारी रहेगा। किसके द्वारा किया जाएगा शोषण? मजदूरों के द्वारा राज्य की मशीनरी का प्रयोग करते हुए पूंजीपतियों का शोषण किया जाएगा। और जब पूंजीपति भी मजदूर हो जाएंगे तो समाज में कोई वर्ग भेद नहीं रहेगा, वर्ग नहीं रहेंगे, वर्गों के हित अलग नहीं होंगे, वर्ग संघर्ष नहीं होगा, तो फिर हम एक वर्ग विहीन समाज की तरफ आगे बढ़ेंगे, संपूर्ण समाज में समानता स्थापित हो जाएगी अपने आप। ये जो अधिनायकवाद की बात मार्क्स ने कही, मार्क्स इसे कहता तो अधिनायकवाद है, लेकिन वो कहता है कि वो आज के प्रजातांत्रिक राज्यों से, यानी औद्योगिक राज्यों में जिस प्रजातंत्र की बात, जिस प्रक्रियात्मक लोकतंत्र की बात कही जाती है, उस लोकतंत्र से कहीं ज्यादा लोकतांत्रिक ये व्यवस्था होगी। कौन सी व्यवस्था? सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद। कैसे लोकतांत्रिक होगी? वो इस रूप में कि इसमें बहुसंख्यक मजदूरों के द्वारा अल्पसंख्यक पूंजीपतियों पर शासन किया जाए। लोकतंत्र में हम बहुसंख्या की बात करते हैं, तमाम निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। उसी की तरफ इशारा करते हुए मार्क्स ये कहता है कि ये जो सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद होगा, मजदूरों की तानाशाही होगी, वो तानाशाही लोकतांत्रिक होगी, क्योंकि बहुसंख्यक मजदूर थोड़ी संख्या में मौजूद पूंजीपतियों का पर शासन करेंगे, उनका शोषण। यहीं पर मार्क्स की राज्य के विषय में भी धारणा स्पष्ट होती है। मार्क्स का जो अंतिम लक्ष्य है मार्क्सवादी चिंतन का, वो एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसमें ना तो राज्य होगा और ना ही कोई वर्ग होगा, ना ही वर्गीय शोषण। राज्य अपने आप तिरोहित हो जाएगा, अपने आप समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राज्य एक वर्गीय संस्था है। मार्क्स की मान्यता के अनुसार राज्य एक कल्याणकारी संस्था नहीं है, लोक कल्याणकारी संस्था नहीं है। राज्य कैसी संस्था है? राज्य एक वर्गीय संस्था है। हमेशा से राज्य ने समाज में उस वर्ग को सपोर्ट किया है जो शोषक, यानी संपत्तिशाली वर्ग ने राज्य को हमेशा अपने फेवर में करके राजकीय नीतियों का निर्माण अपने हित में करवाया है। उससे शोषितों के हित उपेक्षित हुए, यानी राज्य की मशीनरी का प्रयोग पूंजीपतियों ने, जमींदारों ने, मालिक वर्ग ने मजदूरों के शोषण के लिए, किसानों के शोषण के लिए किया।
तो जब सर्वहारा वर्ग की अधिनायकवाद स्थापित हो जाएगा, तानाशाही स्थापित हो जाएगी, पूंजीपति भी मजदूर बन जाएंगे, कोई वर्ग भेद नहीं रहेगा, तो फिर राज्य की जरूरत ही क्यों होगी? जब शोषक नहीं होंगे तो उनका साथ देने के लिए राज्य की जरूरत भी। तो मार्क्सवादी चिंतन में राज्य एक शोषणकारी संस्था है, एक वर्गीय संस्था है, जिसका साम्यवादी समाज में कोई औचित्य नहीं होगा, कोई जरूरत नहीं होगी। राज्य धीरे धीरे अपने आप ही समाप्त हो जाए और एक ऐसी समाज की स्थापना होगी जिसमें वर्ग भी नहीं होगा, राज्य भी नहीं होगा, सब लोग अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेंगे और अपनी आवश्यकता के अनुसार पारिश्रमिक प्राप्त। ये आदर्श साम्यवादी समाज होगा, जिसमें किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, किसी का कोई शोषण नहीं होगा, सब लोग समान होंगे, सब लोग खुशहाल जीवन जिएंगे। यहीं पर मार्क्सवादी चिंतन में समाजवाद और साम्यवाद में थोड़ा सा फर्क समझ में आता है। मार्क्स ने उसको बताने की कोशिश की है कि मार्क्स सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की जो बात करता है, वो मार्क्सवादी चिंतन में समाजवादी व्यवस्था है, जिसमें राज्य होगा, लेकिन उस राज्य की मशीनरी का प्रयोग मजदूरों के द्वारा किया जाएगा, पूंजीपतियों के शोषण। और उस व्यवस्था में कार्य का सिद्धांत क्या होगा कि हर व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगा और काम के अनुसार पारिश्रमिक प्राप्त करेगा। इससे आगे जब बढ़ेंगे तो समाजवाद का अगला चरण साम्यवाद होगा। वो साम्यवाद जिसमें राज्य भी नहीं होगा, वर्ग भी नहीं होंगे, और कार्य का सिद्धांत क्या होगा? क्षमता के अनुसार काम और आवश्यकता के अनुसार पारिश्रमिक। तो इस तरीके से समाजवाद और साम्यवाद के बीच अंतर करने की कोशिश मार्क्स के द्वारा। तो आपने देखा कि अपने 6 सिद्धांतों के माध्यम से मार्क्स ने कैसे साम्यवादी समाज का एक ढांचा, एक प्रारूप, एक कार्य योजना दुनिया के सामने प्रस्तुत। और ये कार्य योजना इतनी तार्किक है, इतनी तथ्यपरक है, इतनी कार्य कारण संबंधों पर आधारित है कि इसी कारण से मार्क्सवादी समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद की संज्ञा दी। आशा है आपको मार्क्सवादी समाजवाद थोड़ा बहुत समझ में आया होगा।